श्री अनंत उसरीकर जी महाराष्ट्र से शेतकरी संगठन से पधारे हैं। वे कर्ज मुक्ति विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। श्री अनंत उसरीकर जी, वे 1962 से वकालत करते रहे हैं और 1984 से शेतकरी संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन के अध्यक्षीय समिति के सदस्य हैं और संगठन से जुड़े किंता बोका लिखित साहित्य में रुचि रखते हैं। कई पुस्तकें उनके नाम से प्रकाशित हुई हैं। श्री अनंत उमरीकर जी सादर आमंत्रित हैं। परम श्रद्धेय योग गुरु बाबा रामदेव जी तथा किसानों के मसीहा आदरणीय शरद जोशी जी, 1995 और 2005 के बीच वाले दशक में 2,29,000 किसानों ने आत्महत्या की। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। क्यों हुई आत्महत्याएं? कर्ज के बोझ तले दबे किसान को कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उनको ये आत्महत्या करनी पड़ी। ये भी मेरा कहना नहीं है, ये भी सरकार की मानी हुई बात है। और कई सामाजिक संस्थाओं में जो सर्वेक्षण किया था, उस सर्वेक्षण का ये निष्कर्ष है कि किसान को दूसरा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे आत्महत्या करनी पड़ी। क्यों ऐसा होता है? सूखा हो, बाढ़ हो, फसल अच्छी हो, फसल डूब जाए, फिर भी किसान के लिए एक ही रास्ता बचता है, मौत का। क्योंकि उसको जो प्रमाण मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिलता और उसके लिए वही एक रास्ता बचता है और बस वो रास्ता वो अख्तियार करता है। यह हालत ऐसी बनी है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी हंसी हाले दिल पर, अब किसी बात पर नहीं आती। ये हालत हुई है किसानों की, इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। और ये आत्महत्या क्यों होती है? क्योंकि वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। और बदकिस्मती से ये बात है कि जिस कर्ज के बोझ तले वो आत्महत्या करता है, वो एक तो इमोरल है, यानी अनैतिक है। ये बात 1980 से आदरणीय शरद जोशी जी कहते आ रहे हैं कि किसान जो जिस कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है वो इमोरल है, अनैतिक है। लेकिन आज तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस कारण आत्महत्या हुई है वो कर्ज इलीगल है, अवैध है। मैं दूसरे मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये बहुत अहम ऐसा मुद्दा है। ये मुद्दा समझने के लिए आदरणीय थोड़ी पृष्ठभूमि आपको समझ लेनी होगी। हिंदुस्तान भर में जितने बैंकिंग संस्थाएं हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने 1949 में एक कानून बनाया जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949। इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जिसके जरिए पूरे बैंकिंग संस्थाओं पर कंट्रोल रिजर्व बैंक का रहता है। रिजर्व बैंक जो आदेश देती है, आदेश बंधन कारक होते हैं। उसमें से धारा 21 एक ऐसी धारा है जिसमें ऐसा प्रावधान है कि रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पत पुरवठा किस तरह किया जाए, उसके निर्धारण कैसा हो जाए, उसका कारण क्या रहे, इस बारे में आदेश देता है। उसी तरह से धारा 21(2) ये जो बैंक आदेश देती है, ये रिजर्व बैंक जो आदेश देती है, वो सर्कुलर्स सब बैंकों पर लागू होते, अनिवार्य होते हैं। उसी तरह धारा 35(a) इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि बैंक जो आदेश देती है वो आदेश पूरे रिजर्व बैंक जो आदेश देती है वो आदेश पूरे बैंकों पर अनिवार्य होते हैं, बंधन कारक होते हैं। ये आप खास इस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि 35(1) में ये बंधन किया गया है कि रिजर्व बैंक के आदेश पूरे बैंकों पर बंधन कारक रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बैंक ने ऐसे आदेश दिए हैं क्या? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये, अगर ऐसे आदेशों की खिलाफ वर्जी हुई है क्या, उसकी मुखालिफत हुई है क्या? अगर हुई है तो तीसरा सवाल यह है कि उसके खिलाफ रिजर्व बैंक ने कोई एक्शन ली है क्या? क्योंकि आगे धारा 46(4) और 47(a) इसमें ऐसे प्रावधान है कि जो बैंक
इन आदेशों की खिलाफ वर्जी करती है, मानती नहीं है, उन बैंकों के खिलाफ पीनल एक्शन लेने के अधिकार इस बैंक को है, रिजर्व बैंक को है। अब ये चौथा सवाल है कि अगर ऐसा प्रावधान है तो क्या रिजर्व बैंक ने ऐसे किसी बैंक के विरुद्ध कोई एक्शन की है या नहीं। बस इन्हीं 4 सवालों के इर्द गिर्द हमारे कर्ज मुक्ति का सवाल बस गुथा हुआ है और उसका हल हम करना चाहते हैं। वो सवाल क्या है और हल क्या है, इसी बारे में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा। तुम्हारे हमारे किस्मती से यानी किसानों के खुशकिस्मती से रिजर्व बैंक ने 1972 से 1984 तक 6 सर्कुलर्स ऐसे निकाले हैं कि जिसके जरिए किसानों को दिए जाने वाले कर्ज किस तरह से दिए जाए, किस कारण के लिए दिए जाए, उसके ऊपर क्या सूद आकारा जाए, उसके हफ्ते कैसे बांधे जाए, इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। वो 6 है, वो 14/3/72, 5/2/74, 13/3/76, 17/8/76, 28/8/78 और आखिरी है 15/9/84। इसके तफसीलात में इस वक्त मैं ही नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे वक्त समय बहुत थोड़ा है। तो इस बारे में पूरी तफसीलात मैंने एक किताब के जरिए सामने रखी है। एक किताब आपको उपलब्ध हो सकती है, इसमें पूरी तफसीलात है। फिर भी आपके मालूमात के लिए इन 6 सर्कुलर्स का जो निचोड़ है वो निचोड़ मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसके जरिए आप इसका मूल्य समझ सकते हैं। ये पहला जो सर्कुलर था, सबसे अहम सर्कुलर है, वो 14/3/72 का। इस पहले सर्कुलर में पूरी जानकारियां दी है। उसमें उसका पहला निचोड़ ये है, पहले उसने कहा है कि आज तक यानी 1972 का सर्कुलर निकालने के पहले कमर्शियल कर्ज और एग्रीकल्चरल कर्ज ये दोनों में कोई फर्क नहीं किया जाता था। लेकिन पहली बार रिजर्व बैंक को एहसास हुआ कि किसानों को जो कर्ज दिया जाता है उसका स्वरूप कुछ अलग होता है और कमर्शियल कर्ज होता है उसका स्वरूप कुछ अलग होता है। जब कमर्शियल कर्ज किसी को दिया जाता है तो आज का दिया गया कर्ज महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उसकी वापसी शुरू हो सकती है। लेकिन किसान को जो कर्ज दिया जा सकता है उसके बारे में ऐसा नहीं हो सकता। सोचिए, किसान कर्ज उस वक्त लेता है जिस वक्त वो बुआई करना चाहता है। जब वो बुआई करता है उसके बाद में वो दूसरा ऑपरेशंस एग्रीकल्चर करता है और आखिरी वक्त जब हंगाम होता है, फसल उसके घर में आती है, फसल मंडी में जाती है, मंडी में जाने के बाद बेचती है और बेची जाने के बाद पैसा उसके घर पे आता है। तो बुआई से लेकर घर में पैसा आने तक ये जो वक्फा है, ये जो पीरियड है, ये पीरियड तकरीबन 10 महीने से 12 महीने का होता है नॉर्मली। और जो बागायती पीक है, केले हो या गन्ना हो, इस पीक के बारे में 14 महीने से 18 महीने का पीरियड लगता है। तो आरबीआई ने यह बात बताई है कि भाई जब आप किसान को कर्ज देते हैं, एग्रीकल्चरल लोन होता है, तो इंस्टॉलमेंट्स इस तरह से तय किए जाए कि उसके हाथ में पैसा जिस वक्त हासिल हो उसी वक्त वो वापस करेगा। यानी रिजर्व बैंक ने सर्कुलर में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो उसकी ओर आपका ध्यान चाहूंगा। उन्होंने लिखा है व्हेन द फार्मर इज फ्लूइड विथ मनी, यानी उसके हाथ में पैसा हो। हाथ में पैसा होने का मतलब क्या होता है? उसके घर गृहस्थी के जो भी खर्चे हो, दवा दुरुस्ती के जो भी खर्चे हो, वो खर्चे पूरे समेटने के बाद उसके हाथ में जो बचा कुचा पैसा है उस पैसे के जरिए वो कर्ज की वापसी कर सकता है। दूसरा निचोड़ ये है कि पैसा जब आता है उसके हाथ में, जब माल मंडी में बिकता है। और तीसरा और बहुत अहम सवाल है जिसके बारे में पूरे बैंकों ने अनदेखी की है। यहाँ पे जितने भी किसान कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस ओर जरूर ध्यान दें कि ये रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि किसानों को जो कर्ज दिया जाता है उसके ऊपर कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ना करें। ये कंपाउंडिंग क्या होता है? तो बैंक क्या करती है, 3 महीने को या 6 महीने को सूद लगाती है और सूद असल में जमा करती है। सूद असल में जमा किया जाता है और अगले इंस्टॉलमेंट के लिए, अगले 6 महीने के लिए उसके ऊपर सूद और असल दोनों मिला के जो रकम होती है उसके ऊपर फिर सूद आकारा जाता है। तो रिजर्व बैंक ने कहा कि भाई जब किसानों का कर्ज होता है तो किसानों के कर्ज पर इस तरह से कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ना करें। ये रिजर्व बैंक का आदेश है। बावजूद इसके हर बैंक ने 6 महीने को सूद किया है और उसके बाद में सूद को असल में मिलाकर
कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट किया है और सालों से यही सिलसिला जारी रहा है। अगर इस तरह से बैंकों ने रिजर्व बैंक की खिलाफ वर्जी की है तो क्या यह कानूनन अपराध है या नहीं है? चौथा और एक अहम ऐसा निचोड़ है, रिजर्व बैंक ने और एक बात कही है कि यह बात नहीं है कि हर साल किसान के घर में पूरी फसल आती हो। कभी कभार सूखा होता है, कभी बाढ़ होती है, कभी उसके ऊपर कुछ रोगराई होती है, कुछ डिसीज आता है तो घर में फसल नहीं आती। तो रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि जिस साल सूखे से हो, बाढ़ से हो या किसी कारणवश किसान के घर में फसल न आती हो तो उस साल का ब्याज उससे माफ किया जाए। इसलिए माफ किया जाए कि वो दे नहीं सकता और उसका जो कर्जा है 1 साल के लिए आगे लिया जाए। तीसरी और एक बात रिजर्व बैंक ने बताई है कि किसान का कर्ज जो होता है वो कर्ज तो कंपाउंडिंग नहीं होना चाहिए। जिस साल पीक उसके फसल उसके घर में नहीं आई है उस साल का ब्याज माफ किया जाए। इसी के साथ और एक बात उन्होंने बताई है कि किसान के ऊपर जो सूद आकारा जाता है, जो कंपाउंडिंग किया जाता है, वो जिस साल अनपेएबल हो जाता है, डिफॉल्टर बन जाता है, जिस साल डिफॉल्टर बन जाता है उसी साल उसके ऊपर सूद आकारा कंपाउंडिंग किया जाए। जब तक वो डिफॉल्टर नहीं होता कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ना किया जाए। डिफॉल्टर कब बनता है? अगर मेरा इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद होता है, 1 साल के बाद मैं नहीं दे चुका तो उस साल वो डिफॉल्ट नहीं होता, अगली साल डिफॉल्टर बन जाता है। तो इस तरह से दूसरे साल के बाद कंपाउंडिंग करने की इजाजत दी जाती है। लेकिन बैंकों ने इन पूरे सर्कुलर्स को, इन पूरे आदेशों को धत्ता बताते हुए बैंकों ने वसूल की है। और अगर पहला सर्कुलर 1972 में आया है और 1972 के सर्कुलर के ये 4 अगर निचोड़ है और इन निचोड़ों की खिलाफ वर्जी अगर बैंकों ने की है तो पूरे के पूरे जो वसूली की गई है वो वसूली आदरणीय बाबा जी ये पूरे इलीगल है। अगर कानून के खिलाफ कोई वसूली की गई है तो पूरी इलीगल वसूली है। मैं यहाँ पे एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा, अगर मेरे घर में कोई डाका होता है, कोई डकैती होती है, मेरा माल लूटा जाता है और मेरी खुशकिस्मती से वो माल अगर पुलिस को रिकवर किया जाता है तो पुलिस मुझे बुलाकर पूछती है कि भाई फला माल यहाँ पे हाजिर हुआ है, आप देखो पहचानो, अगर आपका माल है तो आप वापस ले जाओ। इसी तरह से हम ये मानना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से 1972 से लेकर आज तक किसानों के पैसों की जो लूट की है बैंकों ने, वो पैसा आपके पास हमारा जमा है, वो पैसा हमको भले ही वापस ना करो, हमारे बाप को, हमारे चाचा को, हमारे मामा को और हमारे रिश्तेदारों से आपने जो लूट की है वो पैसा आपके पास वैसे ही जमा रखो, लेकिन उसका फायदा तो हमें दे दो। उसके मुआवजे में आज तक किसानों के सर पे जितना भी बोझ है कर्जे का उससे हमको निपटारा करो। हम माफी नहीं चाहते, हम मुक्ति चाहते हैं, इस कर्ज से मुक्ति चाहते हैं क्योंकि ये कर्ज इलीगल है। इलीगल इसलिए है कि बैंकों ने, रिजर्व बैंक ने दिए गए सर्कुलर्स आदेशों के खिलाफ वर्जी करके बैंकों ने वसूली की है 1972 से आज तक। मैं स्कूल में जो पढ़ा हूं अरब खरब तक मैं गिनती कर सकता हूं, उसके आगे मैं नहीं गिनती कर सकता, लेकिन 1972 से लेकर आज तक यानी इस साल तक भारत के पूरे बैंकों ने इतने सालों से कितना पैसा वसूल किया है, उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने सिफर लगे जाते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, ये मेरे दिमाग के पहली वर्ग की बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे किसानों की लूट हुई है तो लूट की वापसी हमारा हक बनता है। और ये हक बनने का और एक कारण है, जिस तरह से किसानों की लूट में बैंकों का सहभाग रहा है उसी तरह से बदकिस्मती से न्याय व्यवस्था का भी एक सहभाग उसमें जरूर रहा है। और इस ओर भी मैं आदरणीय बाबा जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस पूरे देश के न्यायिक संस्थाओं के ऊपर अंकुश रखने वाली संस्था है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक एक मामला गया था। मैं ये कह रहा हूं, ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि किसानों की लूट हुई है, ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं और वो मिसाल सुप्रीम कोर्ट तक गई है, वो मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। एक वो जो कहानी है, कहानी शुरू होती है कर्नाटक के होसपेट जिले से। कर्नाटक के होसपेट जिले का एक किसान है जिसका नाम था कर्नम रंगाराव। उसने गन्ने की बुआई के लिए 10,000 रुपए कर्जा लिया था बैंक ऑफ इंडिया से।
बदकिस्मती से कर्जा वापस नहीं कर सका, तो 1982 साल में बैंक ऑफ इंडिया ने 30,000 रुपए के रिकवरी के लिए उसके ऊपर दावा लगाया। 30,000, 10,000 के हुए 30,000। कर्नम रंगाराव ईमानदार किसान था, जैसा हर कोई किसान ईमानदार होता है। उसने कहा कि भाई मुझे कर्जा मंजूर है, लेकिन आपने रिजर्व बैंक के सर्कुलर्स की खिलाफ वर्जी की है, जरा इसकी ओर ध्यान दो और आपका हिसाब देखो, आपकी अकाउंटिंग गलत है। हमारे खुशकिस्मती से जो न्यायाधीश वहां पे थे वो भी बड़े अच्छे थे। उन्होंने बैंक के मैनेजर को बुलाया और कहा कि भाई उनका ये कहना है, आपका हिसाब एक बार देखो, कुछ गलती हुई तो गलती सुधारो और नया हिसाब दे दो। तो उस बैंक मैनेजर ने फिर आंकड़े सामने रखे, सर्कुलर सामने रखे और 30,000 का आंकड़ा 19,565 रुपए पे लाके रखा, यानी 1/3 रकम कम हो गई। अगर वो ये डिफेंस ना लेता, अगर वो किसान ये बात ना कहता, तो शायद उसको 30,000 रुपए देने पड़ते थे। तो इस तरह से उसका दावा 19,565 रुपए जो भी हो, उतने ऊपर दावा डिक्री हुआ। इसके ऊपर बैंक का समाधान नहीं हुआ। बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूरी बहस दोनों बाजू से सुनी। जिन 6 सर्कुलर्स का जिक्र किया गया था, 6 सर्कुलर्स का अच्छा अध्ययन किया। और मैं तो कहूंगा यहाँ पे जिन लोगों को पॉसिबल हो, शक्य जिन लोगों को हो सकता है, वो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आप जरूर पढ़े। वो तो लैंडमार्क जजमेंट है, उसने किसानों की बाजू पूरी तरह लिखी है। वो तो एक, मैं तो बोलूंगा वो तो एक संशोधन प्रबंध है कर्नाटक हाईकोर्ट का निकाल। उसने सब 6 सर्कुलर्स का मुआवजा, 6 सर्कुलर्स का पूरा सर्वेक्षण किया है, उसके बारे में अच्छी राय बनाई है और कहा कि बैंक की जो डिमांड है ये गलत है। और कर्नम रंगाराव ने जो भी कहा था वो बिल्कुल मान लिया और बैंक का दावा डिसमिस कर दिया। बैंक यहाँ पे नहीं रुकी, बैंक सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। अब मैं ये कहता हूं कि उसके जगह पे अगर कोई उद्योगपति की केस होती तो शायद बैंक मामला वहीं रफा दफा कर देती थी, लेकिन बेचारे कर्नम रंगाराव को सुप्रीम कोर्ट तक खींचा गया। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अहमदी और जस्टिस अग्रवाल, इनके खंडपीठ के सामने ये मामला गया। इसका नंबर है 544/1986, अपील नंबर 544/1986। इस अपील का फैसला 20 जून 1994 को हुआ और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था वो कायम रखा, उसकी तायीद की। ये सब डिस्कशंस किए कि सर्कुलर्स में क्या क्या लिखा गया था और कितना वाजिब है, जो भी लिखा गया था कितना वाजिब है, और किसानों के हित का पूरा ख्याल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये जो बैंकों ने किया है गलत है। सब बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक के आदेश लागू होते हैं और मानकर चलना चाहिए। मेरे भाइयों, किसानों की बदकिस्मती यहीं पे नहीं रुकती। जिस न्याय संस्था पर मैं आघात करना चाहता हूं, उस न्याय संस्था का मैं भी एक हिस्सा हूं, मैं भी वकील हूं। बदकिस्मती से कई बार में मैंने ये उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। मेरे बदकिस्मती से और उस किसान के बदकिस्मती से वो कोर्ट ने भी वो बात नहीं मानी है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, ऐसी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी प्रकरण में फैसला देती है तो वो फैसला इस देश का कानून बनता है। तो मेरा दूसरा मानना है कि अगर रिजर्व बैंक के सर्कुलर्स की खिलाफ वर्जी की है तो एक बार हो गई वो इलीगैलिटी, गैर कानूनी काम हुआ। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर दूसरी निचली अदालतों ने फिर उसी तरह से फैसले दे दिए होंगे तो वो भी इलीगल है, क्योंकि देश का कानून कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश का कानून होता है और देश के कानून के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो वो काम इलीगल होता है। इस दोनों तरीके से ये जो बैंकों ने वसूली की है वो गैर कानूनी है, इलीगल है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि 1994 के फैसले के बाद रिजर्व बैंक ने और एक 7वां सर्कुलर निकाला और सब बैंकों से पूछा कि भाई ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसके प्रकाश में आप आगे काम कीजिएगा। आपने आप तक काम किया है या नहीं है ये हमें बताइए और इसके आगे इस फैसले की पाबंदी आपके ऊपर रहेगी। ये रिजर्व बैंक ने 7वां सर्कुलर दिया है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से इसी के ओर भी किसी बैंक ने ध्यान नहीं दिया।
और एक आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि सिविल प्रोसीजर कोड जिसके सहारे कोर्टों का काम चलता है, वो सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 34 है। धारा 34 ने यह बताया है कि जब किसान के खिलाफ कोई दावा कोर्ट में आता है तो उस दावे में जिस तारीख को दावा डिक्री होता है, दावा मंजूर होता है, वहां से जिस तारीख को पैसा पूरा वसूल होता है, दरमियान 6% से ज्यादा आप ब्याज नहीं दे सकते। ये 6% की अपर लिमिट है। बावजूद इसके हर कोर्ट ने 10%, 11%, 18% तक दिए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नांदेड़ में हुआ है, जहां से हमारा कर्ज मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ है। इन बातों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करना चाहूंगा और आदरणीय बाबा जी से मैं विनती करना चाहूंगा कि बाबा जी एक ऐसा आंदोलन छेड़े, एक कर्ज मुक्ति का। हम कर्ज माफी नहीं चाहते, क्योंकि हम किसी के गुनाहगार नहीं है, माफी नहीं मांगते। हम इससे मुक्ति चाहते हैं। इसलिए हमने महाराष्ट्र की ओर से एक आंदोलन छेड़ा है। हमने ऐसे 3 फॉर्म्स बनाए हैं बाबा जी। ये हम निवेदन देना चाहते हैं ये रिजर्व बैंक के गवर्नर को कि आपके हाथ के तले काम करने वाले जो बैंक हैं उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। उसकी तरफ से एक निवेदन देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि भाई आपके फैसले के बावजूद आपके जो न्यायालय हैं उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, तो इन हालात में जो हमारे ऊपर कर्ज बनता है उस कर्ज से हमको मुक्ति दी जाए। मैं आपको इनके नमूने बहुत एक बार सबकी ओर से अभिनंदन है भाई अनंत जी का। और जो है मी मराठी समझतो, हाँ धन्यवाद। और मला मराठी समझते। तो खेती के बारे में ऐसे तो टुकड़ों टुकड़ों में मैंने बहुत कुछ सुना है और खेती की भी है। 2 बातों का मुझे नया प्रबोधन हुआ, जानकारी मिली। जैसे भाई बद्रीनारायण जी ने इससे पहले जो कहा कि जो हाइपरटेंशन लाइन्स हैं उनके नीचे पूरे देश में किसानों का कितना नुकसान होता है और इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका कोई मूल्यांकन और इसके ऊपर वास्तव में बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए और इसका समाधान निकलना चाहिए। ये आज मैंने सुना तो मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी जो प्रश्न उठा कि बैंकों ने किसानों को लूटा है, ये पुस्तक भी लिखी भाई ने अनंत उमरीकर जी ने। ये इस बारे में मैंने भी कभी नहीं सोचा था। जैसे इन्होंने उस चीज को प्रस्तुत किया, वास्तव में एक बहुत बड़ी जानकारी ही नहीं है, एक बहुत बड़ा सत्य है। अभी शरद जोशी जी मुझसे कह रहे थे कि 1992 में जब हमने किसानों को जो कर्ज दिया बैंकों ने और उसके बाद जो वसूली की उसका अंतर निकाला तो 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को देने हैं बैंकों को। इस तरह का उसको न्यायपूर्ण ढंग से उसकी जो है उसका हिसाब किया जाए तो ये इस तरह के जो विषय मैं अभी पूछ रहा था कि ये जो इंडस्ट्री वाले हैं ये कितना ले जाते हैं। आपने देखा होगा जब पीछे अपने आप को पढ़े लिखे लोग मानते थे किसानों को ये कर्ज माफी की गई तो बहुत शोर मचाया, ऐसे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, किसानों को कर्ज माफी देंगे। तो आप देखिए इंडस्ट्री वालों को ने कितना लूट लिया 2004 से 22 लाख करोड़ रुपए का तो टैक्स माफ कर दिया। माने उनसे लेना चाहिए था, वो माफी तो और क्या है। 22 लाख करोड़ रुपए नॉन रिकवरेबल एसेट, नॉन रिकवरेबल एसेट, वही जो भी बोला। तो ये तो किसानों का 80,000 रुपए माफ, 80,000 करोड़ माफ किया तो पूरे देश में चिल्ला चिल्ली हो गई। और ये 22 लाख करोड़ रुपए लूट करके बैठ गए। उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि जो है सरकारें वो चलाते हैं, मीडिया भी वो चलाते हैं, बुद्धिमान लोगों को पैसे में भी वही खरीद लेते हैं। मुझे लगता है ये विषय मुझे बहुत पसंद आया है। इस विषय में जरूर और आगे चर्चा होनी चाहिए कि ये जो रिजर्व बैंक के जो निर्देश है उनका भी पालन ना करके अंधाधुंध किसानों से वसूली की जाती है और बाद में उनको सूली पर लटकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो ये बहुत मुझे मतलब नया विषय लगा क्योंकि मैंने ज्यादा इसको पहली बार नहीं सुना था इस तरह से। और ये इस विषय में सभी को सोचना चाहिए। मैं भी इस विषय को और ज्यादा गंभीरता से आगे भी देखूंगा
और ये बात तो देश के लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ये तो सीधी सीधी लूट है, और जो लूटा है वो किसानों को वापस मिलना चाहिए। ये तो पूजनी स्वामी जी, पूजनी शरद जोशी जी महाराज जी, एक बात इसमें और जोड़ना है। मैं एक किसान हूं, खेती करता हूं। क्रेडिट कार्ड जो बनते हैं स्वामी जी, किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड, तो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन रहती है पर एकड़ में, मान लीजिए किसान आलू लगाता है, टमाटर लगाता है, कौन सी क्रॉप लगाता है, उसके अनुसार उसके क्रेडिट कार्ड बनते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। तो मैं भी एक किसान हूं, 10-12 लाख का कर्जदार हूं और खेती से ही आता हूं। यहां भी मान लीजिए खेती बेच के, मूलतः मैं पूरी तरह किसान हूं। तो अभी स्वामी जी मैं बैंक गया तो बैंक में मेरी जो लिमिट बनी थी, सीसी लिमिट, वो 3,25,000 रुपए की बनी थी। 14 एकड़ हमारी खेती थी। तो हमने कहा बैंक मैनेजर साहब से कि साहब ये कैसी बात है, आप हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार बतलाइए कि कैसे कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 3 लाख तक के कर्जों में 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसान क्रेडिट कार्ड में, और 3 लाख से मान लीजिए अगर 1,000 रुपए बढ़ गए तो स्वामी जी वो 11% हो जाएगा। तो ये सोचिए, मान लीजिए हमारे पास 15 एकड़ की जमीन है, तो हमारा अगर क्रेडिट कार्ड बना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को एक निर्धारित करना चाहिए किसान को। अगर मान लीजिए हमारे पास 15 एकड़ किसान, किसी के पास 5 एकड़ खेती है मान लीजिए, तो 5 एकड़ में आपने उसका 1 लाख का बना दिया क्रेडिट कार्ड, लेकिन 15 एकड़ के किसान का आपने 15 दूनी 30 या 3 लाख से ज्यादा बना दिया, तो वो मारा जा रहा है इसलिए कि उसके पास ज्यादा जमीन है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लूट है स्वामी जी। इस विषय में कई प्रश्न जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और किसानों को जहां तक कर्ज का प्रश्न है, देखो ये तो इंडस्ट्री वालों का हमने कहा कि 2004 से आज तक, माने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 सालों के अंदर ही इतना 22 लाख करोड़ रुपए एक तरह से उनको बाकी है। स्वामी जी ये जो, और ये किसानों को कर्ज, मैं तो ऐसा मानता हूं नाम मात्र, गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है, किसानों को नाम मात्र के ऊपर कर्ज देख सकती है 1%, तो कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। सहकारिता में महाराज जी, सहकारिता में जो सहकारी एक्ट है अपने यहाँ सोसाइटियों में है कि मूल से अधिक ब्याज नहीं ली जाएगी। अगर मान लीजिए मूल है जो, उससे अधिक ब्याज नहीं ली जाएगी, लेकिन हर जगह मान लीजिए मूल से अधिक ब्याज भी वसूली जाती है। दूसरी चीज, जो कृषि यंत्र होते हैं किसानों के, तो जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर फाइनेंस है, किसान जानता नहीं बेचारा कि ट्रैक्टर फाइनेंस बीजक बिल में होंगे कि कोटेशन में होंगे। हमारे पंप कोटेशन में फाइनेंस होंगे कि बीजक बिल में फाइनेंस होंगे। तो क्या करते हैं महाराज जी की वो मिली माने 60 घाट मैनेजरों से, वो बीजक बिल में ना फाइनेंस करके कोटेशन में ट्रैक्टर फाइनेंस कर दिया। तो उसने इसके ऊपर पूरा गंभीरता से आगे चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्वामी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आया है, उसमें यह सच्चाई सामने आई है कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी सिफारिश सीएससीपी सेंट्रल गवर्नमेंट को की थी कि इतने वाजिब दाम तय करो, क्या ने ये फैक्ट सामने लाई है कि स्टेट गवर्नमेंट के सिफारिशों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 47% कम दाम तय किए। स्टेट गवर्नमेंट के सिफारिशों से, अलग अलग सिफारिशों से 47% दाम कम तय किए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं कि महाराष्ट्र में ये जो कॉटन ग्रोवर्स संघ है, इसने सिफारिश की थी कपास की 6,000 रुपया पर क्विंटल जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दाम तय किए 3,300, यानी जो 6,000 किए थे उससे 45% कम दाम तय किए हैं। तो ऐसे हालत में कर्ज मुक्ति के लिए यह भी साथों साथ मुद्दा जुड़ सकता है। जी जी, नहीं ये तो एक बहुत गंभीर विषय है। इसके ऊपर ना हमको बहुत प्रामाणिकता के साथ सोचना पड़ेगा कि कोई भी बात पूरे देश में उठती है, पूरे हिंदुस्तान का एक आम प्रश्न है, किसान का दाम बढ़ाओगे तो महंगाई बढ़ेगी और किसान का दाम नहीं बढ़ाओगे तो किसान मरेगा। इसलिए हमने एक नया विषय जो रखा था कि किसान आय आयोग की एक किसान की कंपनसेशन पॉलिसी बननी चाहिए कि किसान कोई भी खेती से, वो कपास है, गन्ना है, गेहूं है, चावल है, टमाटर है, आलू है, वो बेचता है या नहीं बेचता है, दो बातें।
बेचने वाले किसान तो 10 से 20% है, ज्यादा से ज्यादा कहीं 30%, क्योंकि 70 से 80% किसान शायद इतनी अतिरिक्त उपज नहीं कर पाते जो बेच पाए। तो इसलिए एक क्षतिपूर्ति नीति कि किसान यदि इतनी जो है फसल करता है, क्योंकि इसमें दो पक्ष आते हैं, कुछ तो कहते हैं कि प्रति एकड़ ही फिक्स हो जाना चाहिए, फिर उसमें वो पैदावार ना करे तो फिर दिक्कत आएगी। तो जितनी वो पैदावार करता है उतना कम से कम उसको क्षतिपूर्ति मिले तो खेती जो है वो इकोनॉमिकली वाइबल हो सकती है, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। उसके ऊपर हम जरूर आगे चर्चा करेंगे। नहीं तो ये जितने भी रास्ते दिखते हैं हमको, स्टेट गवर्नमेंट क्या सिफारिश करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें क्या लागू कर देती है, फिर उसका जो है लागत मूल्य मिलना चाहिए, ये सारी बातों में अंत में अब लागत मूल्य, मैंने एक दिन पूरा इसका स्टडी किया, पंजाब में एक दिन जो है इस विषय में सम्मेलन चल रहा था, तो उसके ऊपर जब हम लागत मूल्य की वो करने लगे कैलकुलेशन, तो पता लगा 1 किलो गेहूं में कम से कम 1000 लीटर तो पानी लगता है, 1 किलो चावल में कम से कम 3000 लीटर पानी लगता है 1 किलो में। अब उसका पानी का मूल्य आप कितना जोड़ेंगे, 10 पैसे तो जोड़ ही लो, 1 लीटर का 10 रुपए की बोतल देते हैं बाजार में, तो यदि उसका पानी का मूल्य ये 1 किलो चावल में 3000 लीटर पानी, 1 किलो गेहूं में 1000 लीटर पानी, फिर इसका खाद और जमीन और मेहनत जोड़ेंगे तो चावल पड़ेगा कम से कम 500 रुपए किलो लागत मूल्य। हाँ, चावल पड़ेगा 500 रुपए किलो, इंडस्ट्री के हिसाब से कैलकुलेशन आप कीजिए, और गेहूं पड़ेगा कम से कम वो भी 200 रुपए किलो पड़ जाएगा। अब बताओ कौन खरीद कर खाएगा। इसलिए इस विषय में दरअसल होता क्या है, ये जो जितने भी तथाकथित बुद्धिमान लोग बैठे हैं ना, पॉलिसी मेकर्स, ये सब ऐसे मोटी चमड़ी वाले बैठे हैं, ये खाते सब हैं लेकिन खाने वाले के बारे में कभी भी नहीं सोचते। और सोना चांदी हीरे मोतियों से चाहे उनके घर भरे हों, खाते सब रोटी ही हैं। इस विषय में अभी इसलिए हमने कहा कि देखो सब चर्चाएं करेंगे, मैं तो एक बात के ऊपर निष्कर्ष पर ये पहुंचता हूं कि सब संगठन अपने अपने क्षेत्रों में काम करें और बहुत जरूरी है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से एक जो है वो एक संघर्ष समिति बोले, एक समन्वय समिति बोले, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ मुद्दों को साझा तौर पर लड़ा जाए। और इस तरह का भाई कोई भी आप सारे किसान संगठन काम करेंगे तो उसमें हम पूरा समय, शक्ति, ऊर्जा हम अपनी सब कुछ लगाने के लिए तैयार रहेंगे, ये हम अपनी तरफ से कह सकते हैं। ये इस तरह से कुछ बातें आगे बढ़ेंगी तो मुझे लगता है हम किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। 44,572 रुपया लगता है। अगर 1 एकड़ में अगर कपास निकलती है 8 क्विंटल तो उसका भाव हो जाता है 5,571 रुपया। अगर एक एकड़ में अगर कपास होती है 6 क्विंटल तो उसका भाव हो जाता है 7,428 रुपया। अगर कपास कम हो जाती है, 4 हो जाती है, तो उसका मूल्य हो जाता है 11,143 रुपया। मतलब 1 क्विंटल की कीमत 11,000 हो जाती है। अगर ऐसा रहा, जी जी, अगर उसको प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं मिलता रहा तो आत्महत्या करेगा ही किसान। ये सब बातें हैं। ये लागत मूल्य खाली कपास का निकाल के दिखाया गया है। रात में हमने 17 नहीं, चलो औसत जो उपज है उसके ऊपर भी हम देखें तो उस औसत उपज, औसत उपज देखें तो औसत उपज ही गिनी जाएगी ना। औसत उपज में कितना मूल्य उसका लागत का होता है, कम से कम औसत मूल्य तो 6,000 से ऊपर ही है, 6,500 के करीब जाता है। उतना अगर नहीं मिलता, आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आज मजदूरी, पानी और उसका जमीन का किराया वगैरह पकड़ के हमने निकाला है, तब वो 7,000 के करीब जाता है। आज सरकार ने जो भाव निकाला है केंद्र शासन ने, वो 3,300 है। नहीं, ये तो ठीक बात है। इसी तरह से ये मैंने कहा, ये तो सोच एक नई व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। हम कुछ चीजों के भाव ले भी लें यदि लागत के,
तो सब चीजों का लागत मूल्य किसान को कभी मिल ही नहीं सकता, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए नए विकल्प के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, बाद में करेंगे जी। कृपया स्वागत करें श्रीधर राधाकृष्णन जी, जो केरल से आते हैं और सदा चलने वाली खेती के कार्यकर्ता हैं। पिछले 16 वर्षों से इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीएम फ्री ट्रेड के और सह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारा चावल बचाओ अभियान के। श्री श्रीधर राधाकृष्णन जी मंच पर पधारे हैं और परम पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। स्वागत करें श्रीधर राधाकृष्णन जी। स्वामी जी, जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, मैं केरल से हूँ, नाम श्रीधर है। एक संस्था है वहाँ तनल, जो जैविक खेती में बहुत सा काम कर रहा है, कुछ केरला में कंसंट्रेट करके, और 5 स्टेट्स में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में एक चावल का एक कैंपेन भी है, सेव और राइस कैंपेन बोल रहा है, उसका तो कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ मैं। फोकस में अब मेरा एक और कर्म है, अब मैं ले लिया था 6 मंथ्स पहले, लास्ट 6 मंथ्स, ये है कि कोएलिशन फॉर अ जीएम फ्री इंडिया। आज कुछ उसका चर्चा हुआ था, बीटी कॉटन का, बीटी ब्रिंजॉल का। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, उसके खिलाफ हम काम कर रहा है। एक 200 ऑर्गेनाइजेशंस नेशनली है और इसका नेशनल कन्वीनर भी हूं अब मैं पहला एक बात कहना चाहता हूं कि जब केरला में हम काम शुरू किया कुछ साल से, तो हमारा एक फोकस काम था पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशक का। इसका ये इम्पैक्ट के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ाया था, वी लर्नड अ लॉट। और वहां का सफरिंग, जहां कासरगोड में एंडोसल्फान एक केमिकल को स्प्रे करके वहां का किसान लोग को, जन को कितना मुसीबत हुआ, पहला बताया कि हमारा दोस्त है बताया कि ये जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हो रहा है, स्किन डिसऑर्डर्स हो रहा है, ऐसे बहुत सा प्रॉब्लम्स वहां था। ये सफरिंग अब भी हो रहा है और हम केरला में गवर्नमेंट से लेकर छोटा छोटा, हमारे जैसे छोटे छोटे संस्थाओं ने एक काम किया कि इसके खिलाफ इतना जोर से हम संघर्ष किया कि हम ये एंडोसल्फान को सिर्फ केरला में बैन हुआ, देश में भी हुआ और पूरी दुनिया में भी अब एंडोसल्फान का बैन हुआ है। इसमें हमें कुछ रोल था और अब हम कह रहा है कि हम पढ़ रहा है और पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक के बारे में, और हमें अब पता चला कि पूरी दुनिया में लगभग 67 पेस्टिसाइड्स जो बैन हुआ है, इंडिया में अभी भी यूज कर रहा है। ये क्यों बैन हुआ है, ये क्यों उसको ये स्टॉप कर दिया है दुनिया में? क्योंकि वो इतना अजर है, इतना पॉइजनस है, ये हमारा परिस्थिति को, हमारा एनवायरमेंट को, हमारा हेल्थ को, स्वास्थ्य को, किसान को भी इसके असर है, इसके इंपैक्ट है, इसलिए वो बैन हो रहा है और इंडिया में ये अभी भी यूज कर रहा है। और एक भी स्टैटिस्टिक्स मैं देना चाहता हूं स्टार्टिंग में ही, 2002 में पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन लगाया था पार्लियामेंट मिनिस्टर को, कितना पेस्टिसाइड्स ऐसे है जो दुनिया में बैन हुआ और इंडिया में यूज कर रहा है। तो 2002 में रिप्लाई था, पार्लियामेंट का रिप्लाई था, मिनिस्टर का, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का रिप्लाई था 32 पेस्टिसाइड्स। अब हो गया 2010 में वही क्वेश्चन फिर पार्लियामेंट में लगाया तो हो गया 67। तो सिर्फ 8 इयर्स में, 8 वर्ष में दुनिया में और 34 पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया। इंडिया कंटिन्यू कर रहा है इसका यूज करने का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा किसान का, हमारा स्वास्थ्य का, हमारा देश का कुछ भी परवाह नहीं है हमारा मंत्री लोग को। इंडिया का एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या है? केरला में जब ये प्रॉब्लम्स हम लर्निंग कर रहा था तो हमें
वहां का मिनिस्टर एक बात हमें पूछा, अरे ये क्यों हो रहा है इंडिया में ऐसे, क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रमोट कर रहा है, क्यों पेस्टिसाइड्स को प्रमोट कर रहा है, इतनी क्यों फार्मर्स को नहीं प्रमोट कर रहा है। तो हमने बोला कि साहब मोन्सेंटो को एक पॉलिसी है। मोन्सेंटो अमेरिका एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, वर्ल्ड का सब दुनिया का 60-70% का ये सीड्स वो कंट्रोल कर रहा है, पेस्टिसाइड्स भी वो कंट्रोल कर रहा है, कीटनाशक भी वो कंट्रोल कर रहा है, और उसके साथ 4-5 ऐसे बड़ी मल्टीनेशनल्स है, बोलता है सिंजेंटा, बेयर, ऐसे ऐसे बोलता है, वो सब एग्रीकल्चर को कंट्रोल कर रहा है। उनका पॉलिसी है कि 2020 या 2025 में दुनिया का सभी भोजन, ऑल द फूड इन द वर्ल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड होना चाहिए, और वो सब हमारा सीड से होना चाहिए, हमारा कंट्रोल से होना चाहिए। वही मोन्सेंटो का पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसी है। हमारा देश का पॉलिसी क्या है? मैंने हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछा, हमारा देश का पॉलिसी क्या है? कुछ पॉलिसी नहीं, तो हम मोन्सेंटो का पॉलिसी को लेकर जाएंगे। हमारा फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ पॉलिसी है ऐसा? एक स्वराज का पॉलिसी है? पॉलिसी है तो हम 2.5 लाख फार्मर्स सुइसाइड नहीं करते। 10 डॉक्टर सुइसाइड करे तो हम क्या करेंगे? देश का हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। 10 इंजीनियर्स को सुइसाइड करेगा तो रिजाइन करना पड़ेगा वो इंजीनियर मिनिस्टर। 2.5 लाख फार्मर्स लास्ट 15 साल से सुइसाइड कर रहा है, आज भी कर रहा है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। एक बात मैं पूछूं, आप सब बोल रहा है टेक्नोलॉजी में, बहुत सा स्पीचेस यहां भी हम देखा है टेक्नोलॉजी के बारे में। एक बात मैं पूछूं, 15 इयर्स फार्मर सुइसाइड हो रहा है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, IIRI है, किसी भी संस्था जो फार्मर्स के लिए है, एक मीटिंग किया है फार्मर सुइसाइड के बारे में? एक मीटिंग एग्रेरियन क्राइसिस के बारे में एक मीटिंग किया है? वो थाउजेंड्स ऑफ मीटिंग्स कर रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में, स्पॉन्सर कर रहा है। एक भी मीटिंग नहीं है फार्मर सुइसाइड के बारे में, एग्रेरियन क्राइसिस के बारे में। ये क्या बोल रहा है? ये उनका प्रॉब्लम है या हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा पॉलिटिकल विल उसके तरह क्यों नहीं लगाया है? यही का प्रॉब्लम है ना। हम सब्जेक्ट में आएंगे तो हमने बोला हमारा मिनिस्टर को, ये नहीं होगा, हमको एक पॉलिसी चाहिए। और अब केरला में मैं प्राइड से कह रहा हूं कि 3 साल का श्रम था हमारा केरला में, अब एक जैविक कृषि का स्टेट पॉलिसी, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान है जो चल रहा है। ये पॉलिसी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप पॉलिसी पढ़ लीजिए तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का पॉलिसी है, एक्सपोर्ट का पॉलिसी नहीं है। ये जैविक कृषि करके दुनिया के यूरोप में बेचने की पॉलिसी नहीं है, हमको खाने की पॉलिसी है। ये शुद्ध आहार का पॉलिसी है, ये एंटी पेस्टिसाइड पॉलिसी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड के खिलाफ पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि स्वदेश और स्वराज हम लिखने में नहीं अच्छा लगता, करने में ही लगता है, और करना ही पड़ेगा। ये कैसे करेंगे? ये पॉलिसी चेंज में ही स्टार्ट करना है। हमारा ये संस्था, ये मीटिंग का पॉलिसी ये है, कुदरती खेती से समृद्ध किसान, स्वस्थ हिंदुस्तान। ये ले सकता है हम सब? BKS है, BKU है, और शेतकारी संगठन भी है, ले सकते हैं ये? यही मेरा सवाल है यहां। दूसरे वाले FDI इन रिटेल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल, क्या हम हमारा प्रोड्यूस को बेच नहीं कर सकता? हम फेल हो गया क्या कि वॉलमार्ट और टेस्को आके हमारा प्रोड्यूस को बेचना है और इसी से हमका समृद्ध मिलना है? क्या हमारा ट्रेडर कम्युनिटी, हमारा सब खत्म हो गया क्या? शर्म होना चाहिए। हम इतना बुरा देश में, ये ऐसे वाले देश में हम काम करना है। ये वी शुड नॉट अलाउ दिस टू हैपन। एक संकट की बात है कि हमारा फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी ये फीलिंग में है, ये थॉट में है कि FDI रिटेल आए तो, वॉलमार्ट और टेस्को आए तो हम भी
उछल जाएंगे, हम भी बड़ा अच्छा हो जाएंगे। अमेरिका में हो नहीं पाए, वहां का स्मॉल रिटेलर्स, स्मॉल ट्रेडर्स जो था, जिसने कनेक्ट किया फार्मर्स को, वो सब खत्म हो गया जब वॉलमार्ट ने आया। तो अब क्या हो रहा है, वहां फार्मर्स मार्केट अगेन कमिंग बैक, वो आ रहा है फार्मर्स मार्केट। जैसे हमारा कपिल भाई ने बोला, यूरोप में 35% ऑर्गेनिक प्रोड्यूस क्यों कौन बेच रहा है? वॉलमार्ट और टेस्को नहीं, फार्मर्स मार्केट में बेच हो रहा है। और हम ये ऐसे नहीं सोच सकते, हम किसान लोग हैं, हमको भी एक मार्केट चाहिए, ऐसे नहीं हो सकते। रेगुलेटेड मार्केट था, फार्मर्स मार्केट था, सभी आइडियाज था। ये आइडियाज को आगे चलने के लिए कौन है वहां? अरे यहां भी कोई नहीं है। हम भी बोल रहे हैं कि वॉलमार्ट और टेस्को आके हमारा तो बेच दीजिए। तो इस बात में मुझे शर्म आ रही है। मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों को ये शर्माना चाहिए। दूसरी बात, आप पार्लियामेंट में 2-3 बिल अब डिस्कस कर रहा है। एक है बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल, जिससे जेनेटिक मॉडिफिकेशन को आगे चलना, सिंगल विंडो क्लियरेंस। अरे भाई साहब, हम पूछ रहा है, देश में बीटी कॉटन आया, कुछ फार्मर्स को, कुछ ट्रेडर्स को, कुछ सीड कंपनी को अच्छा लगा। 1500 रुपीज का सीड था, उसमें 1200 रुपीज 70% मोनसांटो ले रहा है, 20% हमारा देशी कंपनी का है, उसका प्रॉफिट है, 80% मोनसांटो का प्रॉफिट है। हम एक्सेप्ट कर दिया, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है, सभी लोगों को एक्सेप्ट करना है, इसलिए एक्सेप्ट कर दिया। क्या हुआ उसका परिणाम? 2 चीजों में हमें नष्ट हुआ। एक, देख लीजिए 2.5 लाख सुइसाइड्स में कितना बीटी कॉटन फार्मर्स है। आपके पास स्टैटिस्टिक्स है क्या? जो स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है, एक बढ़िया फिल्म आया है अब, कॉटन इन माई श्राउड। देखना है आप वो फिल्म, मेरे पास है, कॉटन इन माई श्राउड। देख लीजिए फिल्म। विदर्भा में, आंध्र प्रदेश में, जहां फार्मर सुइसाइड्स हो रहा है, वहां कितना लोग बीटी कॉटन का फार्मर्स है। क्यों इसमें किसी कुछ बताए भी नहीं और चर्चा भी नहीं? गवर्नमेंट उसका स्टैटिस्टिक्स नहीं ले रहा है। वो लेते तो मोनसांटो को कुछ असर पड़ेगा इसीलिए, या हमारा देसी सीड कंपनी जिसने मोनसांटो को अप्रोप्रिएट ये एक्सेप्ट कर दिया, वो इसके लिए। और दूसरा असर क्या है? दूसरा असर ये है भाई साहब, ये कॉटन है। मैं 20 इयर्स में ये कॉटन ही लगा रहा हूं। आई वेयर कॉटन, एवरीबडी हियर वेयर्स कॉटन। लुक एट एवरीबडी, क्या कॉटन है आप ले रहा है? महात्मा गांधी जी का पिक्चर है यहां। महात्मा गांधी जी को कपास एक क्लॉथ नहीं था, एक सीड नहीं था, एक ड्रेस का मामला नहीं था, उनको एक टूल था। किसके लिए? स्वराज के लिए, देश को बचाने के लिए। ये कॉटन लेके ब्रिटिश को यहां से दौड़ा दिया था। He had chased the British out with cotton. And we all remember that. There are people in this crowd who remember that. I don't remember that. I was born in 1967 in a free country because Mahatma Gandhi and a lot of others did this struggle. And the tool for the struggle was cotton, one of the tools. खदर और खादी। अब कॉटन किसके हाथ में है? किसान भाइयों, अब आपका कॉटन, आपका कपास आप हार्वेस्ट करना है, सो करना है, तो मोनसांटो के पास चलना पड़ेगा। मोनसांटो टुमारो डिसाइड करता है कि हमारा जीन अंदर में है, ये नहीं चलेगा तो क्या होगा? हमारा नेशनल सॉवरेनिटी का मैटर है। अब हम पहन रहा है मोनसांटो का बीटी कॉटन। शेम होना चाहिए ये देश को, हम सबको, कि हम जो चीज हमको नेशनल सॉवरेनिटी का, स्वराज का हमारा होना चाहिए, वो भी हम सोल्व कर दिया। और अब हम बोल रहा है, हमारा टेक्नोलॉजिस्ट, हमारा साइंटिस्ट, हमारा ये ब्यूरोक्रेट्स, हमारा पॉलिटिशियंस बोल रहा है कि अरे कॉटन सिर्फ कपास में हुआ है, आप धाने में, गेहूं में, ऑल 674 क्रॉप्स में
हमारा देश का 74 क्रॉप्स में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दीजिए, क्योंकि इसका सब का कंट्रोल मोन्सेंटो को या और किसी कंपनी को या और किसी पेटेंट वाले साइंटिस्ट को दे सकते हैं। ये पेटेंट का मामला ही नहीं था। हमें सब कलेक्टिव हमारा कॉमन प्रॉपर्टी था। अब तो हम पेटेंट के बारे में बोल रहा है, मेरा ये हम डिस्कवर कर दिया वो मेरा है। ये क्या हो रहा है देश में? ये बिल BRAI बिल में मैं आ रहा हूं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन को इतना अपोजिशन हुआ कि अब गवर्नमेंट ने निश्चय किया कि ये एक लॉ, एक लीगल एक एक्ट से वजह से इसको लाना है। उसका नाम है BRAI बिल। कहीं भी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस इसको अपोज करने मैंने नहीं देखा है। कुछ BKS किया है और नहीं किया है, कोई नहीं किया है इफेक्टिवली, कुछ ने कोई नहीं किया है। क्यों? हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं। कॉटन को खो दिया और भी को हम खोएंगे और वो लाएंगे हमारा समृद्धि। इट इज अ वेरी वेरी फनी कॉन्सेप्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एक और बात, इसी तरह सीड बिल, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, वो सब आ रहा है ये पार्लियामेंट में। ये चर्चा हो रहा है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में। किस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ये चर्चा कर रहा है कि पेस्टिसाइड्स के मामले में हम उससे दूर करके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और नॉन पेस्टिसाइडल मैनेजमेंट, जहां आंध्र प्रदेश में इतना सक्सेस हुआ, वो हम लेना चाहिए। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट का पॉलिसी ऐसा होना चाहिए। हम क्या डिस्कस कर रहा है? क्या पॉलिसी में हमारा हाथ जीरो है। हम सिर्फ प्लीडिंग करने के लिए जा रहा हूं। एक डिमांड रखेंगे और जाएंगे मिनिस्टर को, अरे भाई साहब ये हमारा डिमांड है, ले लो। फार्मर सुसाइड्स हुआ, लुक एट दैट। आप ही बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऊंचा हो रहा है, इंक्रीजिंग। आप ही बोल रहा है कि प्राइस नहीं दे रहा है। क्यों प्राइस नहीं दे रहा है? क्योंकि हम कनेक्टेड है इंटरनेशनल मार्केट का। वो एक रियलिटी है। वो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, WTO साइन किया है, हम सब एक्सेप्ट कर दिया है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है। पेट्रोल के बात नहीं बोल रहा हूं, सब का बात बोल रहा हूं। ऑल द फूड वैरायटी, फूड एंड क्रॉप्स का बात बोल रहा हूं। कनेक्शन हो गया है। तो प्राइस वो फिक्स करेंगे, पर हमारा इनपुट कॉस्ट नीचे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स चाहिए, हमें पेस्टिसाइड्स और भी हम डालेंगे, फर्टिलाइजर्स का प्राइसेस हो अब ऊंचा हो रहा है, हम भी फिर भी हम करेंगे और स्टैटिस्टिक्स दिखाएंगे हम। और गवर्नमेंट को प्लीडिंग कर रहे हैं, बेगिंग कर रहा हूं। हम दो काम कर सकते हैं। हमारा इनपुट कॉस्ट को हम लिटरली जीरो बन सकते हैं। कपिल भाई ने बताया, रुपेला भाई ने बताया, और यहां एक राजस्थान का BKS हमारा दोस्त, वो भी बताया कि कैसे हम कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स का लिंक करके, पेटेंट और IPR को लिंक करके, मोन्सेंटो जैसे कंपनी को लिंक करके ये नहीं आगे चलेंगे। इसका ऑल्टरनेटिव है हमारा देसी सीड्स, जिसको हम कितना भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, हम कर रहा है। ये 5 स्टेट्स में हम 300 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस रिवाइव करके, इंप्रूव करके 2500 फार्मर्स सीड सेवर्स बना है। अब हमारा लिंक में 2500 फार्मर्स, एक दो नहीं, 3 साल में, सिर्फ 3 साल में ये किया है। अब हम एक मीटिंग तमिलनाडु में किया तो 1000 फार्मर्स आ रहा है, वहां 2000 फार्मर्स ये कर रहा है। सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, सीड कंजर्वेशन भी। देसी सीड एक सोल्यूशन है, और हमारा गौ माता। पेट्रोकेमिकल्स का ऑल्टरनेटिव क्या है? गौ माता है। द काउ इज द आंसर टू द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। आर वी रेडी टू टेक इट, और आर वी गोइंग टू कंटिन्यू टू बी ट्रैप्ड इन अ नेवर एंडिंग ट्रेडमिल? क्यों बोल रहा है कि फर्टिलाइजर का कॉस्ट नीचे नहीं होना चाहिए? इट विल नॉट कम डाउन, इट विल नेवर कम डाउन। पेस्टिसाइड्स भी, इसका कॉस्ट भी, इट विल नॉट कम डाउन।